राजकीय कला महाविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष विषय इतिहास पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास। और आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति मेवाड़ के विशेष संदर्भ में। और यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य स्वतंत्रता को लेकर क्या संघर्ष हुए, किस तरह के संबंध रहे, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये माना जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध मुगल जीत कर भी नहीं जीत पाए, क्योंकि महाराणा प्रताप की शक्तियों को वो नहीं कम कर पाए। महाराणा प्रताप की शक्तियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। महाराणा प्रताप की पराजय के उपरांत भी उनकी जो कीर्ति थी वो उज्जवल हो गई और हल्दी घाटी का क्षेत्र स्वाधीनता प्रेमियों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल बन गया। हल्दी घाटी की पराजय के पश्चात प्रताप चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाया और अपनी शक्तियों को संगठित करने लगे और मुगलों के प्रभाव को रोकने का प्रयास करने लगे। ईडर के नारायण दास और सिरोही के राव सुल्तान उन्हें मुगलों के विरुद्ध भड़का रहे थे, मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। चंद्रसेन का भी उन्हें अप्रत्यक्ष सहयोग था। मानसिंह की वापसी जैसे ही हुई, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर को जब यह सूचना प्राप्त हुई, अकबर ने भगवंत दास, मानसिंह और कुतुबुद्दीन खां को गोगुंदा भेजा और स्वयं भी गोगुंदा की ओर बढ़ा। जैसे ही प्रताप को ये सूचना प्राप्त हुई कि महाराणा प्रताप स्वयं गोगुंदा की तरफ आ रहे हैं, तो महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ दुर्गम पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने उनका पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ और मोही नामक गांव के पास कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद 27 नवंबर 1576 ईस्वी को अकबर उदयपुर होता हुआ बांसवाड़ा चला गया। अकबर ने इस बीच अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर अधिकार कर लिया। प्रताप को घेरने का प्रयास किया जिससे प्रताप आत्मसमर्पण कर दें, पर वह सफल नहीं हुआ। प्रताप ने अपनी छापामार युद्ध नीति के द्वारा मेवाड़ से गुजरात जाने वाले मार्गों को रोकते रहे और इधर उन्होंने गोगुंदा को फिर से जीत लिया। लेकिन मुगल सेना ने गोगुंदा पर अधिकार कर उन्हें फिर से पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। मुगल सेना ने 1577 ईस्वी तक प्रताप द्वारा जीते गए क्षेत्र फिर से अपने अधिकार में कर लिए। इसके पश्चात महाराणा प्रताप और अकबर के सेनानायकों के मध्य कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। राजा भगवंत दास जैसे ही वापस जाने के लिए लौटे, राणा प्रताप ने उनके द्वारा जो नियुक्त मुगल अधिकारी थे उन पर धावे मारने शुरू कर दिए। मुगल सेनानायक मुजाहिद खान ने राजपूतों का सामना किया, लेकिन वह मारा गया। इसीलिए अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना प्रताप के विरुद्ध भेजी और उसने राणा प्रताप की मौजूदा राजधानी कुंभलगढ़ को अधिकृत करने की योजना बनाई। उसने कुंभलगढ़ की तलहटी में आबाद केलवाड़ा पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार किया और उसके बाद कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने शुरू किए। 4 बार सैनिक दस्ते भेजे, लेकिन हर बार असफल होकर वापस लौटा। इसी बीच कुंभलगढ़ दुर्ग में रसद की कमी हो गई, अतः महाराणा प्रताप की स्थिति नाजुक हो गई। दुर्ग की सुरक्षा का भार भान सौनिगरा को सौंपकर रात्रि के अंधकार में महाराणा प्रताप दुर्ग से चले गए और रणकपुर पहुंच गए। अपने परिवार के साथ वह चावंड चले गए और प्रताप के जाने के बाद उनके बचे हुए सैनिकों ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया और दुर्ग के द्वार खोल दिए। अधिकांश दुर्ग रक्षक मारे गए और 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। शहबाज खां को जब यह सफलता प्राप्त हुई तो वह उत्साहित हुआ और उसने गाजी खां को कुंभलगढ़ की सुरक्षा के लिए सौंपा और स्वयं राणा प्रताप के पीछे चल दिया। उसने गोगुंदा और उदयपुर पर अधिकार कर लिया, लेकिन राणा प्रताप को पता नहीं कर पाया। उसी का एक सहायक था फरीद खां, उसने चावंड जीत लिया, लेकिन राणा प्रताप वहां भी नहीं मिले। इधर राणा प्रताप उदयपुर के पास 56 के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच गए और उन्होंने वहां अपना केंद्र बना लिया और वहीं से मुगल अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्रों और मालवा के शाही क्षेत्रों में लूटमार करने लगे।
मई 1578 ईस्वी में शाहबाज खां लौट गया और जैसे ही वह वापस लौटा, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर अधिकार कर लिया। 15 दिसंबर 1578 ईस्वी को अकबर ने शाहबाज खां को दोबारा मेवाड़ भेजा और इस बार वह 3 महीने मेवाड़ रहा और राणा प्रताप को जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई, वह पुनः पहाड़ों में चले गए और शाहबाज खां ने अधिकांश महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर मुगल चौकियां बना ली। इस बार भी प्रताप पर हाथ नहीं लगा पाया, इसीलिए शाहबाज खां 6 अप्रैल 1579 को मेवाड़ से फतेहपुर सीकरी चला गया। उसके वापस लौटते ही राणा प्रताप फिर सक्रिय हुए तो अकबर ने तीसरी बार शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। इस बार शाहबाज खां ने राणा प्रताप का निरंतर पीछा किया, जिससे प्रताप और उसके परिवार को काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। कर्नल टॉड और चारणों के अनुसार कि राणा प्रताप के पुत्र अथवा पुत्री के हाथ से घास की रोटी को किसी जंगली बिलाव द्वारा छीन ले जाना और उससे स्थिति से दुखी होकर राणा द्वारा अकबर को क्षमा याचना का पत्र लिखना जैसा एक प्रसंग का वर्णन भी किया गया है। हालांकि ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता क्योंकि महाराणा प्रताप के कोई पुत्री ही नहीं थी। ये माना जाता है चारण भाटों के मस्तिष्क की उपज है। और दूसरा, प्रताप जब जहाँ जिन क्षेत्रों में था वो उपज की दृष्टि से काफ़ी संपन्न थे और प्रताप की सहायता और सुरक्षा के लिए वे लोग हमेशा तैयार थे, अतः इस बात को नहीं माना जा सकता। मुगलों के अत्यधिक दबाव के कारण राणा प्रताप अपने परिवार सहित जसवंतपुरा की तरफ चले गए। मई 1580 में अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ वापस बुला लिया। उसके लौटते ही प्रताप अपने परिवार सहित ढोलान गांव में आ गए और यहाँ उन्होंने अपना केंद्र बनाया। यहीं पर महाराणा प्रताप की मुलाकात मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद से हुई और ये लोग मालवा के सीमावर्ती इलाकों में लूटमार करने के लिए जाते थे और वहीं से इन्होंने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित की थी और इसे उन्होंने राणा को समर्पित कर दिया। इन 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से महाराणा प्रताप को बहुत अधिक सहायता मिली। उन्होंने अपने सैनिकों को संगठित किया। इधर 1580 ईस्वी के पश्चात अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया और उसे मेवाड़ अभियान का दायित्व सौंपा। खान खाना ने अपने परिवार को शेरपुर में ठहराकर मेवाड़ पर धावा बोला, लेकिन कुंवर अमर सिंह ने अचानक शेरपुर पर आक्रमण कर लिया और खान खाना के परिवार में को जिसमें उसकी बेगमें भी थी उन्हें बंदी बना लिया। हालांकि महाराणा प्रताप को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उन्होंने अमर सिंह को उन बेगमों को आज़ाद करने के लिए कहा और उन्हें ससम्मान वापस पहुंचा दिया। खान खाना को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं हुई और अतः इधर मुगल चौकियों पर महाराणा प्रताप के आक्रमण बढ़ते चले गए और दिसंबर 1581 ईस्वी के बाद खान खाना फतेहपुर सीकरी में ही रहा। महाराणा प्रताप ने मुगलों से इस बीच कुंभलगढ़ छीन लिया, अतः अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। जैसे ही जगन्नाथ कछवाहा के आने की सूचना महाराणा प्रताप को मिली, वो पहाड़ियों में चले गए और जगन्नाथ ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर प्रताप का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराणा प्रताप ने लौटती हुई मुगल सेना पर अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन मुगल सेना ने दूसरा मार्ग लौटने का चुना, इसीलिए यह योजना कार्य नहीं कर पाई। महाराणा प्रताप और शाही सेना के मध्य तीसरा युद्ध हुआ, जिसे दिवेर का युद्ध कहा जाता है। मई 1580 के बाद कुछ वर्षों तक शाही सेनानायकों की आक्रामक कार्यवाहियां कुछ समय के लिए बंद हो गईं। गोडवाड़ क्षेत्र पर प्रताप का अधिकार था और इसके साथ ही सायरा से राणपुर होती सादड़ी की राह वाली घाटी ही प्रताप के लिए खुली थी। प्रताप के अधिकार से बहुत सा पहाड़ी क्षेत्र मुगलों के अधिकार में चला गया था। इस समय उनकी सैनिक शक्ति भी प्रताप की क्षीण हो रही थी और जो 2 वर्ष थे 1582 ईस्वी तक के, इस समय में प्रताप ने अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करने में समय दिया। 1582 ईस्वी में वर्षा ऋतु खत्म होते ही प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित शाही चौकियों और थानों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। सबसे पहले दिवेर गांव के शाही थाने पर भीषण आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय प्रताप के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह ने शौर्य का प्रदर्शन किया और प्रताप की विजय हुई। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध में जब विजयी हो गए महाराणा प्रताप तो कुंभलगढ़ की ओर गए
और कुंभलगढ़ को उन्होंने 1583 ईस्वी में जीत लिया। कुंभलगढ़ की सुरक्षा की व्यवस्था की और उसके पश्चात प्रताप ने जावर पर अधिकार कर लिया। जावर में चांदी की खानें थी जिनसे प्रताप को सहायता प्राप्त हुई। और इसके पश्चात प्रताप ने 56 क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और यहाँ से लूणा राठौर को निकाल दिया। लूणा राठौर से उन्होंने चावंड को जीत लिया और चावंड गांव को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ महल आदि बनवाए और चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। जब अकबर को महाराणा प्रताप की इन गतिविधियों की सूचना मिली तो उसने जगन्नाथ कछवाहा को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवाहा के आते ही महाराणा प्रताप फिर से पहाड़ियों में चले गए। महाराणा प्रताप जानते थे कि आमने सामने के युद्ध में मुगल सेना से नहीं जीत सकते, इसीलिए वे छापामार प्रणाली के द्वारा मुगल सेना से युद्ध कर रहे थे। जगन्नाथ ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर प्रताप का पीछा किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और जैसे ही वह वापस लौटे महाराणा प्रताप चावंड आकर अपनी शक्ति को संगठित करने लगे। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने अपने किसी भी सेनानायक को प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा। इसका कारण था महाराणा अकबर उत्तर पश्चिम सीमा की ओर अत्यधिक व्यस्त हो गया था और इसका फायदा महाराणा प्रताप ने उठाया। उन्होंने अपने अनेक क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लिया जिन पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था, जैसे मोही, गोगुंदा, मांडलगढ़, उदयपुर, पिंडवाड़ा आदि। अपनी राजधानी चावंड में भी उन्होंने निर्माण कार्य करवाया, यानी कि उनके जीवन के अंतिम 12 वर्ष शांतिपूर्ण व्यतीत हुए। एक दिन चावंड में ही जब वह धनुष की प्रत्यंचा को जोर से खींचकर उसे देख रहे थे, तभी प्रत्यंचा टूट जाने से बुरी तरह घायल हुए और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। चावंड से 1.5 मील दूर बांडोली गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी याद में एक छतरी का निर्माण किया गया। उनकी मृत्यु के संदर्भ में अबुल फजल का ये कहना है कि उनके पुत्र अमर सिंह ने उन्हें जहर दिया था, हालांकि यह अविश्वसनीय है। महाराणा प्रताप का मूल्यांकन। मेवाड़ के राणाओं की परंपरा यदि हम देखें तो उन राणाओं की परंपरा में कुंभा, राणा सांगा ऐसे राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं। महाराणा प्रताप भी उनमें ही एक थे। उनकी मृत्यु के साथ ही ये जो प्रसिद्धि वाले नाम थे या प्रसिद्धि थी वो अंधकार में हो गई थी। उनके राज्याभिषेक के समय लगभग आधा मेवाड़ जो था वो मुगलों के पास था और आधे भाग को अकबर अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन राणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अकबर के साथ निरंतर युद्ध किया। सीमित साधनों में पहाड़ों और जंगलों में अपना समय व्यतीत करते हुए उन्होंने शाही सेना के साथ पूरा मोर्चा लिया। वो चाहते तो वो शाही सेना में शामिल होकर एक अच्छी आरामदायक जिंदगी को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मार्ग को न चुनने की अपेक्षा कठिन मार्ग को चुना था। दृढ़ता, धैर्यता और अडिग आत्मविश्वास उनके अंतर्गत था। योग्य थे, साहसी थे, दयालु थे। उनके बारे में दुर्सा आड़ा ने यह कविताएं लिखी हैं कि तूने अपने घोड़े को शाही दाग नहीं लगने दिया, तूने अपनी पगड़ी कभी किसी दूसरे के सामने नहीं रखी, तू अपने राज्य के धुरे को अपने बाएं कंधे से ही चलाता गया, तू ना तो रोज में गया, ना आदसों में, न तू शाही झरोकों के नीचे गया। प्रत्युत तेरी श्रेष्ठता के कारण दुनिया दहलती थी। अतः हे प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह अकबर ने दांतों बीच अपनी जीभ दबाई, निश्वासें छोड़ी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे गुहिलोत राणा प्रताप, तेरी ही विजय हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में धैर्य और संयम उसने खोया और इसीलिए संपूर्ण सेना को एक साथ युद्ध में धकेल दिया। लेकिन जब स्थिति की गंभीरता का आभास उन्हें हुआ तो वो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले और युद्ध क्षेत्र में प्राण उत्सर्ग करने की अपेक्षा उन्हें दूर रहकर मुगलों के साथ युद्ध करना ज़्यादा ठीक लगा। इसके साथ ही धैर्यशील थे, एक कुशल योद्धा थे, ये सब चीज़ें हमें उनमें दिखाई देती हैं। साथ ही विद्वानों और साहित्यकारों के आश्रयदाता भी थे, स्थापत्य कला के प्रेमी भी थे। उन्होंने अपनी नई राजधानी चावंड को भी आकर्षक बनाने का कार्य किया, उसमें भवन बनवाए और इसके साथ ही उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की। इस तरह का कार्य उन्होंने किया। और ओझा के अनुसार प्रताप स्वयं भी एक अच्छे कवि थे। महाराणा अमर सिंह के समय लिखे गए ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि प्रताप के समय विश्ववल्लभ, मूर्तिकला और राज्याभिषेक आदि ग्रंथों की रचना हुई। उन्होंने चित्रकला को भी प्रोत्साहित किया और वास्तव में मेवाड़ी चित्रकला का जो प्रादुर्भाव हुआ वो चावंड से ही हुआ था
और चावंड जो था, चावंड को राजधानी बनाने का श्रेय महाराणा प्रताप को ही जाता है। वस्तुतः अकबर के साथ दीर्घ काल तक संघर्ष करने वालों में महाराणा प्रताप का नाम हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद।